मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। रोड पर भारी ट्रैफिक के बीच साक्षी जल्दी जल्दी सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, परंतु गाड़ियां एक के बाद एक दौड़ी चली आ रही थी। मन ही मन वो बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आपको तो मेरे बारे में सब मालूम है ना। मैं और मेरी माँ किन हालातों का सामना कर रही हैं, फिर भी आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना प्लीज। साक्षी के दिमाग में यही उथल पुथल चल रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से गुजरी और कीचड़ की छींटें उसके कपड़ों पर आ गिरी। अब यही देखना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी साक्षी गुस्से में जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद इतना भी अभी काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ी और अगले ही पल साक्षी उससे टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ से भरी सड़क पर गिर गई। साक्षी के गुस्से का कोई ठोर नहीं था। उसी वक्त कार का मालिक घबराते हुए गाड़ी से बाहर निकला और साक्षी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने चिंतित स्वर में पूछा। साक्षी, जिसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, अपने कीचड़ से सने कपड़ों को देखते ही गुस्से से भड़क उठी। अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं और जब किसी राह चलते को टक्कर लग जाए तो सहानुभूति का दिखावा करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या कर लेते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए साक्षी सड़क पार करते हुए अपने सर्टिफिकेट्स उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? साक्षी गुस्से से बोली। अंकल, आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिलने वाली। आपकी वजह से मैं अपना इंटरव्यू तक नहीं दे पाई। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी। अरे लेकिन बेटी, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। कहिए अब क्या कहना है? साक्षी ने बेरुखी से पलटकर कहा तो वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा नाम रमेश वर्मा है। यह मेरे विजिटिंग कार्ड। हमारी कंपनी मेहनती कर्मचारियों की तलाश में है। अगर चाहो तो आ सकती हो। साक्षी ने अनमने भाव से कार्ड लिया, बिना कुछ कहे मुंह बनाया और वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही साक्षी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ ममता जी ने दरवाजा खोला। अरे साक्षी, यह क्या, तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं। तू ठीक तो है? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊं माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए साक्षी बोली, आप तो जानते हैं सड़कों पर कितना ट्रैफिक है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं अपनी कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस कर ही रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते साक्षी चुप हो गई, लेकिन ममता जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट तो करवानी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ के गिर जाने की वजह से सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी, बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वह अपना विजिटिंग कार्ड भी दे गए हैं, पर्स में रखा है। ऐसा कहकर साक्षी ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई।
इधर मिस्टर वर्मा गाड़ी से अपने घर जाते हुए साक्षी के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही मिस्टर वर्मा बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। नई खरीदी है क्या? तभी मिसेज गीता वर्मा उनकी ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई न कोई बहाना खोज ही लेते हैं। यह साड़ी 5 साल पुरानी है। आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। न जाने कहाँ ध्यान रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, हमारे बेटे राघव के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो गीता, क्या कोई लड़की तुम्हारी नज़र में? तो गीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर न जाने क्यों आपका बेटा राघव शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। राघव के मामा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनके पड़ोस की ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह बात सुनकर रमेश जी थोड़ा उत्साहित होते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की? आज शाम को जब राघव ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं। लड़का लड़की एक बार मिल लेंगे, क्या पता राघव को यह लड़की पसंद आ जाए। बात तो ठीक कही आपने, मैं अभी भैया को फोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर गीता जी ने अपने बेटे राघव को फोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक लड़की से मिलवाना है। यह बात सुनते ही राघव चिढ़ गया और बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जब गीता जी ने यह बात अपने पति रमेश जी को बताई तो वे बोले, गीता आज शाम को जब वो घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं। क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ, हो भी सकता है। रात को जब राघव घर वापस आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, गीता जी ने कहा। रात होते ही रमेश वर्मा अपने तय समय पर खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन जब उनकी मेड कमला गीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने थाली पर नजर डालते ही मना कर दिया। नहीं कमला, आज मैं बेटे के साथ ही खाना खाऊंगी, उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा। मन ही मन वह सोच रही थी कि इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी, शायद वह खुलकर अपने दिल की कोई बात कह सके। लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो गई। रात के 11 बज गए। तब राघव ऑफिस से घर लौटा। उस समय गीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी ही ऊँघ रही थी। अरे वाह, आप अभी तक बैठी हैं, आपने आज फिर खाना नहीं खाया। कमला, तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को ज्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, वह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज है। अरे नहीं बेटा, मैंने उसे मना किया था, आज मेरा तुम्हारे साथ खाने को दिल था। उसी समय कमला भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर राघव खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज्यादा खाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए गीता वर्मा ने अपने बेटे से कुछ ना ही कहना उचित समझा। राघव समय का बहुत पाबंद था। हर रोज तय वक्त पर सैर के लिए जाता और ठीक समय पर लौटता। लेकिन आज जब वह सैर से वापस आया तो देखा कि उसकी माँ अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। चिंतित होकर वह सीधा उनके कमरे में चला गया। अंदर जाते ही देखा कि माँ उठ चुकी थी, लेकिन किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? तभी गीता वर्मा बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी बेटा। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, जरा देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई। जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए। अपनी सेहत के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती। लेकिन बेटा, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है।
एक उम्र आ जाने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। यह देख, तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए गीता जी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नजर हटाई तो सामने देखा तो राघव वहां से जाकर उठ चुका था। न जाने इस लड़की को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर साक्षी आज फिर इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ ममता जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और प्यार से एक चम्मच से उसे खिलाने लगी। एक चम्मच दही लेते ही साक्षी की हंसी छूट गई। अरे माँ, अगर यह दही शक्कर वाकई नौकरी दिला सकती तो इस दुनिया में कोई भी बेरोजगार नहीं होता। कहते कहते ही साक्षी अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। और दोपहर को जब घर लौटकर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते ही ममता जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो। जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए ममता जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नजर में एक और कंपनी है, वर्मा इंडस्ट्रीज। एक बार वहां जाकर देखती हूँ, शायद वहीं बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही साक्षी अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नजर उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और कार्ड देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वह खुशी से उछल पड़ी। अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, साक्षी जोर से चिल्लाई। ममता जी ने उसे घूरते हुए कहा, अरे अरे, चिल्ला तो ऐसा रही हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब बताएगी भी हुआ क्या है। साक्षी ने उत्साह से कार्ड लहराते हुए कहा, अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वही वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रमेश वर्मा निकले। और मजे की बात सुनो, यही वो कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने की सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल थी, इधर उधर भटक रही थी, जबकि उन्होंने तो खुद मुझे नौकरी का ऑफर दे दिया था। तभी ममता जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, यह तो बहुत खुशी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। कहते कहते ममता जी किसी सोच विचार में पड़ गईं। अगले दिन साक्षी तैयार होकर वर्मा इंडस्ट्रीज जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी ममता जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटी, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। तो साक्षी भगवान को माथा टेककर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी जरूरत है। तो ममता जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। साक्षी के जाने के बाद ममता जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गईं। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद जब साक्षी वर्मा इंडस्ट्रीज पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए साक्षी गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के जब अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान रहते कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर वर्मा का केबिन कहाँ है? तो वह कर्मचारी बोला,
जी बिल्कुल। क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो साक्षी बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर वर्मा के केबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते ही साक्षी भूल गई कि किस तरफ जाना है और वह राइट के बजाय लेफ्ट मुड़ गई, जहाँ राघव वर्मा का केबिन था। वहां जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर वर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो साक्षी ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। जी मैं इंतज़ार कर लूँगी, कहकर साक्षी केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए साक्षी की आंख लग गई। इसी बीच राघव वर्मा अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, यह आपका घर नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देख साक्षी भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर वर्मा का इंतज़ार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई, और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर राघव वर्मा अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद साक्षी को मिस्टर वर्मा के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन साक्षी जैसे ही केबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर साक्षी सोच में पड़ गई, क्या यह वही मिस्टर वर्मा है जिनसे वह मिली थी? कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी राघव वर्मा ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो साक्षी ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह कार्ड मुझे मिस्टर वर्मा ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। साक्षी की बात सुनकर राघव वर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर वर्मा, जिनका तुम 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका केबिन ये नहीं है। अब तक वह अपने केबिन में ही बैठे थे। खैर, अब तो वो जा चुके हैं। यह सुनकर साक्षी स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वो कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुम सा गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूम निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो राघव वर्मा ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफी दूर से आई हैं, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे साक्षी अपने घर पहुंच गई। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहारती जा रही थी। साक्षी को देखकर उनकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद। कहते कहते ममता जी रुआंसी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी थोड़ी ना हूँ, कहते हुए साक्षी अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आजा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए ममता जी ने बेटी से पूछा, अच्छा यह तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था,
वहाँ मिस्टर वर्मा से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, कहते हुए साक्षी अपने कमरे में चली गई। ममता जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई साक्षी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह राघव वर्मा किस तरह के इंसान है। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद राघव वर्मा भी साक्षी के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस रमेश वर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है। बात क्या है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो रमेश वर्मा सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था। वह दिखने में कैसी थी बेटा? रमेश जी ने पूछा तो राघव बोला, आम लड़कियों की तरह, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बार बार बची थी। मेरे ख्याल से यह वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई थी और वह कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वह, रमेश जी ने पूछा तो राघव ने कहा, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतजार किया उसने। एक बार भी उसने किसी को पूछा तक नहीं कि वह किसका केबिन है। और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ कांप रहे थे। नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। यह सुनकर राघव सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे शब्द गूंजते जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए राघव ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे साक्षी का रिज्यूम देकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही साक्षी के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो साक्षी को अपने कानों पर यकीन ही हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ के गले लग गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया है। अब बेटी पहेलियाँ मत बुझाओ, बता भी दो किसका फ़ोन आया था। अरे माँ, मुझे कल वर्मा इंडस्ट्रीज़ में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है। ममता जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहनकर जाना है? वह अभी से निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह साक्षी की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर से कंफ्यूजन हो गया। फिर उसने एक खूबसूरत सी टॉप के साथ जीन्स निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ ममता जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है बिटिया, तेरे पापा का भी सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर ना हो जाए। आज जब साक्षी ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वह सीधे राघव मिस्टर के केबिन में पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी।
थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो राघव वर्मा के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर वर्मा भी थे। साक्षी ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी-बारी से अपने सवाल पूछे और साक्षी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर रमेश जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर वर्मा बाहर आए, तभी साक्षी ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए रमेश जी बोले, बेटी तुम्हें जल्दी ही फोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि तुम जब हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही साक्षी बाहर निकलने लगी तो रमेश जी ने ड्राइवर को बुलाया और साक्षी को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर राघव वर्मा आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। न चाहते हुए भी वे बार बार साक्षी के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं साक्षी को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले राघव को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लेकिन एक दिन राघव के गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया, राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब राघव वर्मा सुबह की सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर वर्मा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए राघव साक्षी से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा, मुझे तो साक्षी इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी और यह मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली भी। ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब राघव ने सब लोगों की राय जाननी चाहिए तो सभी ने साक्षी का ही नाम लिया। अब राघव के पास उसे सेलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब साक्षी का मोबाइल बज उठा, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोचती रही थी। बेटा, तेरा मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है, ममता जी ने कहा। लेकिन साक्षी तो गहरी नींद में थी, तो आखिरकार ममता जी को ही फोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर रमेश वर्मा की आवाज आई। हेलो, मैं मिस्टर वर्मा इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। रमेश वर्मा जी, नमस्ते सर, मैं साक्षी की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं साक्षी से बात कर सकता हूँ? जी, मैं अभी बुलाती हूँ। कहते हुए ममता जी फिर से कमरे में आई और साक्षी के मुंह पर पानी की कुछ छींटे डाली तो साक्षी उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर वर्मा का फोन है, ममता जी ने धीरे से कहा तो साक्षी ने अपनी माँ के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं साक्षी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर साक्षी ने फ़ोन रख दिया।
इधर मिस्टर रमेश वर्मा से बात करने के बाद ममता जी कुछ परेशान सी हो गईं, क्योंकि उन्हें वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लगी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूबी हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। साक्षी ने कहा तो ममता जी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमजोर हो जाने के कारण मैं वह भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर राघव वर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वह एक नंबर का अकड़ू इंसान है। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभालेगी। तभी साक्षी अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो गई। लेकिन ममता जी अभी तक मिस्टर रमेश वर्मा के बारे में ही सोच रही थी। वह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह रमेश नहीं हो सकते। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वह रमेश और कहाँ वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रमेश वर्मा। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो इस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक रमेश भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर। धीरे धीरे ममता उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी ममता की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही ममता के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उसके पिता ने उसकी जिंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद ममता की शादी किसी और लड़के सूरज के साथ कर दी गई। वैसे तो सूरज अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने जैसी बुरी आदत थी। जब तक ममता को इस बात की खबर हुई तब तक वह एक बेटी की मां बन चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ममता जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए तो उनकी भाभियों ने रोक दिया। ममता जी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी के खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातों को याद करते करते ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब साक्षी सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है? ममता जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों ना मैं साड़ी पहनकर जाऊं। यह सुनकर ममता जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है क्या तुझे? और पहन भी ली तो संभालेगी कैसे? कहते हुए ममता जी हंसने लगी तो साक्षी बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ और साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। अगले दिन साक्षी एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। ममता जी बड़ी ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 27 वर्ष पहले रमेश ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी साक्षी को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही साक्षी ऑफिस पहुंच गई और राघव वर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए यह भी बता दिया कि मिस्टर राघव वर्मा काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे राघव वर्मा ने उसे अपने केबिन में बुलाया,
जैसे ही साक्षी अंदर गई, राघव वर्मा तो उसे देखते ही रह गई। ब्लैक साड़ी पहने वो गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वो भूल ही चुके थे कि उन्होंने साक्षी को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए साक्षी बोली, आपने बुलाया सर? तभी राघव वर्मा ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, साक्षी ने कहा तो राघव बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर साक्षी अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। राघव वर्मा अपनी कॉफी कब से खत्म कर चुके थे, लेकिन साक्षी पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वह कॉफी पीना ही भूल गई। सारा काम वो बहुत ही कुशलता पूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी राघव वर्मा बोले, मैडम अपनी कॉफी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए साक्षी फिर से अपने काम पर लग गई। शाम के समय जब ऑफिस से जाने के लिए वह निकली, तभी मिस्टर रमेश वर्मा उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, साक्षी ने कहा तो मिस्टर रमेश वर्मा बोले, राघव तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जी बिल्कुल, साक्षी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ राघव वर्मा उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि साक्षी वाकई लड़कियों से बहुत अलग है। आज साक्षी को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब साक्षी राघव वर्मा के केबिन में फाइल लेकर पहुंची, तो राघव वर्मा ने अपने दिल की बात उससे कह दी, साक्षी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही राघव ने यह बात कही तो साक्षी सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। साक्षी की प्रतिक्रिया देखकर राघव भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने साक्षी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से घर गया तो उसे गुमसुम देखकर गीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो राघव ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन रमेश वर्मा जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। उधर साक्षी भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। ममता जी को साक्षी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह ना तो कुछ बोल रही थी और जब ममता जी खाना लेकर आईं, तो खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर साक्षी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि कैसे राघव वर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वह बिना कुछ बोले वहां से चली आई। तो ममता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, शादी विवाह के मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद साक्षी बोली, लेकिन माँ मुझे लगता है कि वह दिल के बुरे नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक है, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना क्योंकि वह इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों से परखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करना। ममता जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई। काफी देर सोचने विचारने के बाद साक्षी एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फोन उठाकर राघव वर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उसी समय राघव का मोबाइल रमेश वर्मा के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने साक्षी का यह मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर न लगी कि यह मामला प्यार का है।
उन्होंने तुरंत साक्षी को फोन लगाया और कहा, साक्षी बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। जब साक्षी ने अपनी माँ से यह बात कही तो वे जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक साक्षी भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। साक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश वर्मा जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर वर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए साक्षी बोली, सर, यह है मेरी माँ जी, नमस्ते। कहते हुए जैसे ही ममता जी ने उन्हें गौर से देखा तो वह हैरान रह गई और उधर रमेश वर्मा जी का ममता जी से इस तरह सामने हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए समय मानो थम सा गया। अचानक अतीत के दृश्य ममता जी की आंखों के सामने घूमने लगे। वो दिन जब ममता के पिता ने रमेश वर्मा को सरेआम लताड़ते हुए कहा था, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। और तुम तो हमारे पैरों की धूल के बराबर हो, और पैरों की धूल को भी कोई माथे पर सजाता है क्या? आज वही रमेश उनके सामने था। रमेश जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख ममता जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी रमेश वर्मा बोले, ममता जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों का विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। उसी समय साक्षी भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो रमेश जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा, अब तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। यह बात सुनकर साक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 महीने बाद साक्षी और राघव की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज ममता जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी, उनका सहारा, जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी। यह सोच सोच कर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ, विदाई के समय नम आंखें लिए साक्षी ने कहा तो ममता जी अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकी। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। बड़े ही सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न होने के बाद ममता जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस बारे में सूचित कर दिया और यह भी बताया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वह यह देखकर हैरान थी कि लोगों के विचारों को पैसा किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जो मायके वाले आज से 27 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज साक्षी और राघव की जोड़ी को देखकर तारीफों के बुल बांध रहे थे और साक्षी के भाग्य की सराहना कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइए।